विटामिन पे आ गए थे मेरा ख्याल। विटामिन की कोई केमिस्ट्री वाली डेफिनेशन नहीं है इनके पास। जैसे प्रोटीन्स में कॉमन बात है कि दे आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट्स में कॉमन बात है दे आर पॉलीमर्स ऑफ, या कहें दे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। तो केमिस्ट्री है कुछ, विटामिन की कोई केमिस्ट्री नहीं है। विटामिन में इन्हें अब तक कोई बेसिक केमिकल यूनिट नहीं मिला जो सारे विटामिन में कॉमन हो। तो इसकी बदमाशी से इन्होंने डेफिनेशन क्या बनाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ। खराब सी डेफिनेशन है। इसमें एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है, द बैक्टीरिया ऑफ द गेट प्रोड्यूस ऑफ द गट कैन प्रोड्यूस सम ऑफ द, अदरवाइज वो हमारी बॉडी नहीं बनाती। वो कहाँ बनाती है? विटामिन कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी बट प्लांट्स कैन सिंथेसाइज ऑलमोस्ट। फिर अपनी बात ही काट दी कि बैक्टीरिया ऑफ द गट कुछ बना सकता है, ह्यूमन बॉडी खुद नहीं बना सकती। लेकिन अब इसमें अगला किस्सा सिर्फ इतना था विटामिन ही क्यों कहा था कि पहला विटामिन जो मिला था उसमें अमीनो ग्रुप था, तो इसलिए उसको उससे लिंक कर दिया था वाइटल एमीन। तो इंपॉर्टेंट अमीन था वो, बस और कुछ नहीं। क्लासिफिकेशन ये खूब पूछ चुके, बिल्कुल सिंपल सा है, फैट सॉल्युबल। और डेफिनेशन अपने आप से याद हो गई, विटामिन विच आर सॉल्युबल इन ऑयल्स एंड फैट्स आर कॉल्ड फैट सॉल्युबल, विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड। तो कुछ हमने ऐसे रटा था क्या, एडी के जो थे, या उल्टा पढ़ो तो कीड़ा पढ़ा जाएगा। देखो कीड़ा जो है वो फैट सॉल्युबल, केडी कीड़ा फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में एक इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जो अनयूज रह गया वो हमारी बॉडी से डेली एक्सक्रीट हो जाएगा, यानी हमें डेली की रिक्वायरमेंट डेली पूरी कर। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट। व्हाई? बिकॉज दे आर रेडिली एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड कैन नॉट बी, बस एक ही एक्सेप्शन है, विटामिन B12 वो स्टोर हो जाता है बॉडी में, और उसी की डेफिशिएंसी हुई आजकल सबको पता है। नहीं, अब हमें क्या याद रखना था इसमें, विटामिन का नाम, उसकी सोर्स और उसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीज। प्री में 2 नंबर का क्वेश्चन डाल देता है जिससे सब पास पास हो जाए। तो विटामिन ए, तो एक बेईमानी क्या सीखी है, सबकी सोर्स आप क्या लिख सकते हो, ना याद आए तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और नहीं तो स्पेसिफिक है तो मेन बात है नाइट ब्लाइंड से क्या होती है, डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस। बी वन से क्या ट्रिक थी, B1 फीलिंग आ गई क्या, तो बैरी बरी इसकी डेफिशिएंसी से हो रही थी। B2 का मुझे ध्यान नहीं था, करना हो कर लो, पेपर में कभी आया नहीं। B6 भी कभी आया नहीं, कन्वर्जेंस। B12 आता है, B12 से क्या लिखना था, तो अभी पढ़ के आया कोऑर्डिनेशन में भी, विटामिन B12 का केमिकल नेम था साइनोकोबालामिन, और फिर हो सका था पर्नीशियस एनीमिया फैक्टर जब बोला था उसके लिए। विटामिन सी सिट्रस खट्टी चीजों में होता है, और स्कर्वी के सी से याद रहता था। डी सबको पता है सनलाइट से मिलता है, और डेफिशिएंसी हो तो बोन्स में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उसका नाम रिकेट्स। विटामिन ई मस्कुलर वीकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, सुनाया था ना कि वो कई बार एपिसोड होता है कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कि पैर में कुछ नस में नस चढ़ गई, या फिर हम इमीडिएटली अगर बेड से होकर के सीधे खड़े हो जाते हैं तो रिलैक्स हो जाता है। तो वो क्या है, मस्कुलर वीकनेस है, किसकी वजह से हो रही होती है, विटामिन ई। वेजिटेबल ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल, मस्कुलर वीकनेस याद रखो, फ्रेजिलिटी वगैरह नहीं। और विटामिन के का क्या लिंक था, रॉयल ब्रिटेन की रॉयल फैमिली से, कि उनकी ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा, सुनाया था गाना। तो उनके ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आती है, तो हमें याद रख लें शायद उनके ब्लड में, ये नहीं मुझे पता है नहीं है, तो ये मैंने लिंक बनाने के लिए, शायद उनके ब्लड में विटामिन के कम हो। तो ज्यादा कुछ नहीं समझाने को इसमें, तो याद ही रखना। अब न्यूक्लिक एसिड्स की डेफिनेशन आती है, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स, तो क्या बोलना है फिर से इसकी 4 वर्ड की डेफिनेशन, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ, तो न्यूक्लिक एसिड में क्या बोलना था, न्यूक्लियर एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कह सकते हो, पॉलीमर्स ऑफ, या सिंपली डायरेक्ट दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। बोलो, न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ, लॉन्ग चेन वर्ड की बोले प्रोटीन वाली भाषा में याद रखना है ना, प्रोटीन में क्या बोला था, पॉलीमर्स ऑफ, तो ऐसे यहाँ क्या कहते हैं, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, बस। अब इसमें हमें 2 किस्से याद रखने थे, केमिकल कंपोजिशन से लिंक हो जाता था वो दोनों बात भी उसी में, कि जी 2 होते हैं, एक आरएनए और एक डीएनए। फुल फॉर्म मुझे उम्मीद है सबको याद है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या फर्क है, कि ये कार्बन को वो कह रहा है सेकंड कार्बन, तो एक में यहाँ H और OH है, तो वो तो है राइबोज। और जब यहाँ वाली कार्बन का, इस वाली कार्बन का OH का वो गायब हो गया, खाली H रह गया, तो डेट इज डीऑक्सीराइबोज, राइबो शुगर। और दूसरी बात, आरएनए में और डीएनए में, इसमें एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ट्रिक क्या थी याद है, एट, क्या थी, एट, और GEC जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी। ई क्या बताने के लिए था कि जी और सी में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ए और टी में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और, तो अगर मैं डीएनए का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करता हूं तो मुझे क्या क्या मिल सकता है, ये चारों बेसिस और डीऑक्सीराइबो शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। आरएनए में कुछ बॉन्डिंग नहीं होती, वहां डबल स्ट्रैंड नहीं होता, बस ए होता है, टी की जगह यू होता है। और अब इनकी स्पेलिंग जरा कर जाना, कहो मैं लिख के दिखा दूं, क्योंकि इनकी स्पेलिंग बेचारी बड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है पेपर में। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन,
थायमीन एंड यूरासिल। थायमीन की जगह पे यूरासिल होता है किसमें? आरएनए में। खूब सारी बार यही पूछते रहते हैं। और ये जो बेसिस हैं 4, इनमें क्या कॉमन बात है कि ये सब हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनियस बेस है, यानी रिंग है, रिंग में किसी कोने पर कार्बन की जगह नाइट्रोजन है, इसलिए तो क्या हो गया? हेट्रोसाइक्लिक। और नाइट्रोजन है, उस पर लोन पेयर होगा, वो लोन पेयर डोनेट कर सकता होगा, इसलिए वो बेसिक होगा, तो इसलिए बोला हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। एडेनिन और गुवानिन कौन से खानदान को बिलोंग करते थे, किसी को याद हो? ये थे प्यूरीन बेसिस और ये पायरिमिडीन। फिर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड खूब पूछते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में आपको ये याद रखना है एक बात, तो कि शुगर पर नाइट्रोजीनियस बेस लग जाए, तो इतनी चीज को कहते हैं, इतनी चीज को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। एस फॉर शुगर, एस फॉर साइड, तो दिस इज न्यूक्लियोसाइड। तो व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? पेंटोज शुगर, कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस एंड शुगर। पेंटोज शुगर बॉन्डेड टू, पेंटोज में वो राइबोज भी आ जाएगी, डीऑक्सीराइबोज आ जाएगी, बॉन्डेड टू नाइट्रोजीनियस बेस इज न्यूक्लियोसाइड। अब ये जुड़ता था कौन सी पोजीशन पे जुड़ता था बेस, वो मुझे याद रखना है। कौन सी पोजीशन पे जुड़ता था? 1 इंपॉर्टेंट बात समझ आ गई। शुगर की फर्स्ट पोजीशन को उसने फर्स्ट ना कहकर 1 बोला। और अगर मैं इस शुगर को जोड़ दूं किससे? फॉस्फोरिक एसिड से, और जब उसे फॉस्फोरिक एसिड से जोड़ोगे तो वो रह जाता है फॉस्फेट। फॉस्फोरिक एसिड से जोड़ने पर वो रह जाता है फॉस्फेट। तो जब आप उसे फॉस्फेट से जोड़ देंगे तो अब इसका नाम हो जाएगा, अब इसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। और फॉस्फेट शुगर से कौन सी पोजीशन पे जुड़ता है? 5 ये अपने आप में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर उसने पूछा न्यूक्लियोसाइड ऑफ राइबोज, तो आप यहाँ पे उस केस में क्या लिख दोगे? राइबोज शुगर। उसने पूछा न्यूक्लियोसाइड ऑफ डीएनए, तो यहाँ क्या लिख दोगे? डीऑक्सीराइबोज। और सिंपली बोला उसने ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आरएनए डीएनए कुछ नहीं, तो फिर आप भी सिंपली शुगर हद से ज्यादा क्या लिख सकते हो चाहो तो पेंटोज शुगर। तो 5 कार्बन वाली तो दोनों में ही है, राइबोज भी और डीऑक्सीराइबोज भी, और नहीं याद रहता पेंटोज से इतना चलेगा। तो ये फिर से इनका एक फेवरेट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस, आरएनए डीएनए का डिफरेंस। क्लियर हो गया? अब ये 5 पे जो आपने फॉस्फेट लगाया, ये आगे इधर किससे जुड़ने वाला है? फिर से किसी शुगर से। शुगर पे कौन लगा होगा? शुगर पे कौन लगा होगा? बेस। कहां जुड़ा होगा वो बेस? कहां जुड़ा होगा वो बेस? फिर से 1 पे, लेकिन इधर से किधर जुड़ा होगा? तो फॉस्फेट इसका मतलब कहाँ है? एक साइड से 5 पे और एक साइड से 3 पे। तो यहां से आपके रट के क्या जाना है? अ यूनिट फॉर्म बाय अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू 1 पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। और फिर व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरिक एसिड एट, तो यहाँ फॉस्फोरिक एसिड वर्ड लिख रहा है मैंने, मतलब जुड़ने के बाद वो फॉस्फेट है, जुड़ने से पहले क्या है? फॉस्फोरिक एसिड ऑफ शुगर। तो वी गेट, ये भी एक न्यूक्लियोसाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोसाइड है। तो हमने बोला मोनोसैकेराइड्स आर लिंक्ड थ्रू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, न्यूक्लियोसाइड्स आर लिंक्ड थ्रू फॉस्फेट बोलना चाहिए था, लेकिन ये फॉस्फोरिक एसिड इधर भी OH ग्रुप से जुड़ा, तो क्या बन गया? एसिड। OH से जुड़े तो क्या बनता है? एस्टर। एसिड OH से रिएक्ट करके एस्टर नहीं बनाते थे, तो यहाँ पे नाम दिया फॉस्फोएस्टर, क्योंकि एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, कौन है? फॉस्फोरिक एसिड, तो इसलिए बोला फॉस्फोएस्टर। और यही फॉस्फोरिक एसिड इधर भी अल्कोहल, इधर भी OH से जुड़ा शुगर के, तो इधर भी क्या बन गया? एक एस्टर। तो इसलिए क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियोसाइड्स आर बॉन्डेड थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। वर्ड्स क्लियर हो रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कैसे हुई समझ गए? क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड जरूरत तो नहीं है, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड ऐसा होता है, तो इसका मान लो OH चला गया और इधर शुगर में H थे, OH थे, शुगर में भी OH थे, जो बनता था उसको एस्टर कहते थे। अब एस्टर नॉर्मल जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल हो, इस बार फॉस्फोरिक एसिड और अल्कोहल है, तो उसने एस्टर की जगह क्या कह दिया? फॉस्फोएस्टर। और वो फॉस्फोएस्टर इधर भी बन गया और इधर भी बन गया, तो इसलिए बोल दिया फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। हाँ, फिर जब आगे जुड़ेगा तो वो 5 पे जुड़ेगा, फिर आगे जुड़ेगा तो वो 3 पे जुड़ेगा। कोई भी पॉलीमर था, क्या होता था? लॉन्ग चेन टर्मिनेट नहीं होगी। हाँ, जब लॉन्ग चेन है या शॉर्ट चेन है, कहीं तो रुकी होगी ना, जहां रुकी होगी वहां उसकी शक्ल बिगाड़ दी गई होगी। बिगाड़ने का मतलब समझ गए? न्यूक्लियोटाइड हम जब बोलेंगे, अगर हमने शुगर और बेस लिखा तो दिस इज न्यूक्लियोसाइड। यस और इधर मैंने एक फॉस्फेट वर्ड लिख दिया, बस दूसरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, दिस इज न्यूक्लियोटाइड। सचमुच में तो बदमाशी है, फॉस्फेट यहाँ तो जुड़ रहा है किससे? और आगे जुड़ रहा है, तो अगर मैं उस वाले हिस्से को पकड़ लेता तो मुझे दिखाना क्या पड़ता कि शुगर 3 तो इन्होंने डेफिनेशन में बदमाशी कर रखी है कि क्या बोल रहा है? न्यूक्लियोटाइड की डेफिनेशन में क्या बोलना है कि 5 से जुड़ा हुआ है, जबकि उसे उधर से पकड़ोगे तो, इधर से पकड़ोगे तो 5 दोनों नहीं सही बैठ रहे। तो बुक वाले ने कहा नहीं 5 से कहने का लगेगा, अच्छा जी कहते। तो इतना हिस्सा कौन हो गया?
न्यूक्लियोटाइड। और अब न्यूक्लियोटाइड। ये मैं ऐसे कर दूं, अगर मैं ऐसे Yes, कर sir. दूं, ये n टाइम्स हो रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? पॉली आगे सर न्यूक्लियोटाइड। यस सर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है सर। लास्ट बात, ये कौन? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। ये कौन? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। और ये कौन? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है जी, ये वाला लाइन बाहर है जब पॉली बोल रहा है तो, टाइड से यस सर। बाहर। ठीक है सर। अब ये देखो चीज जो आज तक आई नहीं, बना के देखना चाहो देख लेना। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज दिख रहा है? ये वाला इतना ध्यान दो, ये न्यूक्लियोटाइड है, 5 डैश पे एक फॉस्फेट लगा हुआ है, इस पे ध्यान देना। गोले में जो आ रहा है मेरे, ये फिर से एक न्यूक्लियोटाइड है, 5 डैश पे एक फॉस्फेट लगा, लेकिन ये 5 डैश वाला फॉस्फेट दूसरे रिंग के, तो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज की लोकेशन क्या होती है? 3 डैश एंड 5 डैश। 3 डैश ऑफ वन शुगर मोइटी एंड 5 डैश ऑफ अदर शुगर भाई। ये बात फिर से समझ आ गई क्या? इतनी ध्यान दो। होल एन करके लिखा है तो कौन? होल एन करके लिखा है तो कौन? पॉली न्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड के भी 2 स्ट्रक्चर थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या था? द स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच अल्फा अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड इज कॉल्ड। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सोचो, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट तो कॉमन चलेगी, या शुगर भी बदलती रहेगी? एक चेन में तो सारी शुगर या तो राइबोज होंगी, या सारी राइबोज होंगी तो आरएनए की चेन होगी, सारी डिऑक्सी राइबोज होंगी तो शुगर फॉस्फेट में शुगर फॉस्फेट तो कॉमन चल रहा होगा। हर शुगर पे एक कौन? बेस। तो वो बेस चारों में से कोई भी एक ही बार बार, या कुछ भी इन 4 में से? लेकिन कुछ भी। इन 4 में से कुछ भी। ए अगला क्या? पता नहीं, चाहे फिर से हो, जी सी। चाहे फिर से टी हो, चाहे टी हो, चाहे जी हो, चाहे सी हो। तो ये जो सीक्वेंस हुआ तो किसका हुआ सही मायने में? बेसिस का ही हुआ ना सीक्वेंस। तो सीक्वेंस किसका होगा? बेस का होगा। तो वो जो बेस सीक्वेंस है उसका क्या नाम? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। किसने दिया था? वेटसन और फ्रांसिस क्रिक ने कहानी की थी। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। जबकि सचमुच में वो किसका सीक्वेंस है? बेसिस का। तो लैंग्वेज याद रखे जाना, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। वहां बोला था सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, यहाँ बोल दिया सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। फिर कह रहा है इनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के नाम पे क्या था? वहां तो था अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स। यहाँ पे ध्यान दो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के नाम पे यहाँ है, ऐसे तो बनेगा नहीं, यहाँ पे है अल्फा हेलिक्स डबल स्ट्रैंडेड, और यहाँ है अल्फा हेलिक्स सिंगल स्ट्रैंडेड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? हेलिकल है। डीएनए है तो डबल हेलिकल, और आरएनए है तो सिंगल हेलिकल। समटाइम्स आरएनए का सिंगल हेलिक्स ही अपने पर ही लिपट जाता है, और अपने पे लिपट के ऐसी फील कराता है जैसे डबल हो, लेकिन होता वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही है। यहाँ पे क्या होती है? बेस पेयर। बोलो, यहाँ क्या होती है? बेस पेयर स्पेसिफिसिटी। इंपॉर्टेंट वर्ड है बेस पेयर स्पेसिफिसिटी। किसमें है बेस पेयर स्पेसिफिसिटी? डीएनए में या आरएनए में? डीएनए में क्या है वो? कि ए इज ऑलवेज बॉन्डेड टू टी एंड जी इज ऑलवेज बॉन्डेड टू। तो हमने बोला टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब इफ बेस सीक्वेंस ऑफ वन इज नोन, अदर कैन बी इजिली प्रिडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस पेयर स्पेसिफिसिटी। कि जहां कहीं ए होगा उसके अपोजिट दूसरे स्ट्रैंड में, एंड वाइस वर्सा। जहां कहीं जी होगा उसके अपोजिट दूसरी में, एंड वाइस वर्सा। जी के सामने सी ही होगा, सी के सामने जी होगा। तभी तो ये क्वेश्चन कराया था 2 बार आया हुआ कि डीएनए की एक स्ट्रैंड का बेस सीक्वेंस ये है, बताओ दूसरे स्ट्रैंड का क्या होगा? पी सी ए ए ए सी ए टी है ना। तो मेरे को ये थोड़ी आया था, कुछ भी आया था मैं तो बना दिया। तो दूसरे का बता देंगे आराम से। अगर आपको क्वेश्चन इंडेक्स, अगर आपको ये पता है कि डीएनए में, किसी डीएनए में 5 लाख एडेनिन है, तो 5 लाख थायमीन भी होंगे। अगर आपको पता है आरएनए में 5 लाख एडेनिन है, तो यहाँ तो थायमीन होता नहीं है, कौन होता है? थायमीन की जगह यूरासिल। तो इसमें 5 लाख एडेनिन है तो 5 लाख यूरासिल होंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ तो बेस पेयरिंग ही नहीं है ना, यहाँ तो डबल स्ट्रैंड ही नहीं है ना। तो देयर इज नो रिलेशनशिप अमंग क्वांटिटी ऑफ बेसिस। लेकिन इसमें रिलेशनशिप है, जितने एडेनिन होंगे उतने ही थायमीन होंगे, जितने गुआनिन होंगे उतने ही। तो एडेनिन और गुआनिन अलग अलग हो सकते हैं? बोलो, एडेनिन गुआनिन तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जितने एडेनिन है पक्का उतने, जितने गुआनिन है उतने। और यहाँ कुछ भी नहीं, एडेनिन यूरासिल गुआनिन साइटोसिन कितने कितने भी हो सकते हैं, उनके बेसिस में क्वांटिटी में कोई रिलेशनशिप नहीं है, बिकॉज इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, देयर इज नो बेस पेयरिंग। डबल ट्रिपल बॉन्ड वाली बात भी समझ आ गई। तो अब उसने पूछा जी डीएनए का बताओ, तो क्या बताना है? सेकेंडरी सेक्शन में डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या है? लैंग्वेज रट रही है, 2 न्यूक्लिक एसिड चेन्स आर मूव्ड, लिपटी हुई हैं अबाउट ईच अदर एंड हेल्ड टुगेदर बाय। अब देखो अगली लाइन में, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ ब्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि बिकॉज ऑफ
स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ बेसिस। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात मैंने आपको बता दी, बार बार हटा भी दी। एट में 2 वर्ड हैं तो बॉन्ड भी 2 ही है। और GEC कौन? जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी। तो इलेक्ट्रिक कंपनी का क्या रब कर देते थे हम? ई का साइड रब कर देते थे। तो ई का साइड रब करने पे क्या रह जाता था? ट्रिपल बॉन्ड। अब आरएनए क्या कहता था? ओनली समटाइम्स दे फोल्ड बैक ऑन देमसेल्व्स टू फॉर्म चेन। अपने पे पड़ गई तो क्या लगा? डबल हेलिक्स। अब 3 टाइप्स क्या थे? मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो ये क्वेश्चन भी आया, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। बस 4 नाम लिखने, 3 नाम लिखने थे। अब इनका किस्सा खत्म। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताइए क्या होती है? बॉक्स में है, पेपर में क्वेश्चन तो देना नहीं चाहिए। 1 सेकंड के लिए फिर भी। फॉरेंसिक लैब में आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, कहीं कोई क्राइम हुआ, वहां पे से क्रिमिनल का बाल मिल गया तो बात बन सकती है। डिटर्मिनेशन ऑफ पेटर्निटी, पता चला पता नहीं मम्मी पापा कौन है, पता नहीं चल रहा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड बॉडीज, डेड बॉडी का ये बुरा हाल हो गया कि शक्ल से पहचान ही नहीं आ रहा किसकी बॉडी है, तो फिर डीएनए से। और रेशियल ग्रुप्स, आदिवासियों की प्रजाति कहाँ से है, क्या है, अफ्रीका से बिलोंग करती है, कहाँ से करती है, वो सब। बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या थे? जल्दी से 2 वर्ड। न्यूक्लिक एसिड के 2 बायोलॉजिकल फंक्शन क्या थे? रेप्लिकेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन टू कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, और दूसरा इन प्रोटीन सिंथेसिस। नहीं आया क्या? डीएनए न्यूक्लिक एसिड के 2 काम, आरएनए डीएनए डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा हूं फिलहाल। एक क्या कि अपनी फोटोकॉपी बनाना जिससे कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कन्वे हो सके नेक्स्ट जनरेशन में, तो उसको बोला डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन, सेल्फ डुप्लीकेशन या सेल्फ रेप्लिकेशन। तो केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी है, रिजर्व फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, और डीएनए मॉलिक्यूल इज कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एंड आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड्स आर ट्रांसफर्ड टू डॉटर सेल्स। पहले पूरी कहानी बना के भी सुनाई थी। और अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। तो और ज्यादा गहराई में उतरना तो प्रोटीन सिंथेसाइज कौन करता है? आरएनए। लेकिन प्रोटीन सिंथेसाइज तो आरएनए करता है, लेकिन कौन सा प्रोटीन बनना है ये इन्फॉर्मेशन डीएनए में होती है। इन्फॉर्मेशन लेनी है डीएनए से, बनाना किसको है? आरएनए। हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 देखो सब पेपर में आए हुए। व्हाई कैन नॉट विटामिन सी बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी? Because water soluble. एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। बस। व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन न्यूक्लियोटाइड, टाइड बोल रहा है तो इसका मतलब 2 चीज मिलेंगी या 3? 3। साइड बोलता तो 2, टाइड है तो 3। कौन कौन सी मिलेंगी? उसने बोला मैं डीएनए कर रहा हूं, और डीएनए का कौन सा पार्ट कर रहा हूं जिसमें? तो एक तो कौन मिलेगा? थाइमिन। फिर शुगर के नाम पे कौन मिलेगा? 2 deoxy। बढ़िया है, 2 लिख दो तो और भी बढ़िया। 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। और कौन मिलेगा? टाइड है तो उसके साथ में क्या लिखना? और फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड रेजिड्यू। और यही अगर ये साइड लिखा जाता, टी की जगह साइड लिखा जाता तो फॉस्फोरिक एसिड छोड़ देते, बस फिर लिखते थाइमिन और 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। 2 नहीं समझ में आया? डीऑक्सी राइबोज शुगर थी अभी, और आरएनए में राइबोज शुगर थी। क्या थी 2 डीऑक्सी राइबोज में? क्या बताया था? सेकंड वाली कार्बन का OH का O चला गया तो रह गई वो डीऑक्सी राइबोज। तो डीऑक्सी राइबोज कहां से हुई है? सेकंड पोजीशन से। सेकंड पर OH, यहाँ सेकंड पर O कहां से गया? सेकंड पोजीशन से गया, तो इसलिए उसका नाम रखा 2 डीऑक्सी राइबोज। समझ गए? 2 क्या लास्ट रह गया सर। When RNA is hydrolyzed, there is no relationship among the quantities of different bases obtained. What does this fact suggest? So this fact suggests that RNA is single stranded. ये भी आ चुका।